अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज प्रोग्राम में सबसे पहले हमें रुख करना है जी चीन का रुख हमें इसलिए करना है क्योंकि वहां कोरोना की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। बताया ये जा रहा है, इत्तलात आ रही हैं कि यहाँ सख्त लॉकडाउन के बावजूद 24 घंटों के दौरान 9 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है, जिनमें से 8 अमवात के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े शहर शंघाई में ये अमवात सामने आई हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 19,257 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 16,000 से ज़ायद गैर अलामती केसेस शामिल हैं। कोरोना की इस नई लहर के दौरान होने वाली हलाकतों ने सूरत हाल को और भी संगीन बना दिया है। पहले केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, डेथ्स नहीं हो रही थी, अब हलाकतें भी होने लग गई हैं। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई का हम जिक्र कर रहे हैं तो आपको बताएं कि कोरोना के बायस यहाँ इंतहाई सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया है और आम शहरी जो हैं कई दिनों से अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। खुराक के साथ साथ यहाँ लोगों को अद्वियात की भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और चीनी हुकाम ने शहर में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन लहर को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए ज़ीरो कोविड की हिकमत अमली अपना रखी है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं उन्होंने सख्त लॉकडाउन और हिफाजती इक़दाम के बावजूद पैदावार शुरू कर दी है। चीन के सरकारी टीवी ने इसी बारे में रिपोर्ट किया है कि काम पर वापस आने वाले मुलाजिमीन के रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट लिए जाएंगे ताकि मज़ीद माशी नुकसान से बचा जा सके और काम को भी जारी रखा जा सके। नज़र शंघाई में कोरोना की हालिया लहर को सख्त लॉकडाउन के बावजूद क्यों काबू नहीं किया जा पा रहा है, इलाके में अशिया ज़रूरिया की किल्लत को पूरा करने के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, सूरत हाल क्या है इस वक्त शंघाई शहर में इस सारे कोविड के मामले को लेकर। पहले इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर हमारे साथ माहिर सेहत मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के बावजूद वबा बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजमूई तौर पर 19,257 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 16,000 से ज्यादा गैर अलामती केसेस हैं, जबकि 9 अमवात रिपोर्ट हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक 10 में से 8 हलाकतों का ताल्लुक चीन के सबसे बड़े सनती शहर शंघाई से है, जहाँ गुज़श्ता कई हफ्तों से सख्त लॉकडाउन नाफिज है और वहाँ आम शहरी अपने घरों में महसूर हैं, जबकि उन्हें अशिया खुराक की किल्लत के सामने की खबरें भी रिपोर्ट हो रही हैं। माहिरीन ने खबरदार किया था कि अगर शंघाई में लॉकडाउन 1 महीने से ज्यादा जारी रहा तो शहर का GDP 3% तक गिर सकता है। आलमी मीडिया के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ शंघाई बल्कि आलमी मईशत को भी नुकसानात के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। कारोबार को नुकसान से बचाने और मईशत में ठहराव लाने के लिए शंघाई में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने कोरोना की नई लहर के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज सख्त लॉकडाउन के बावजूद 666 कंपनियों को पैदावार दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी है। कंपनी हुकाम के मुताबिक अमले के अरकान की तादाद 30% से भी कम कर दी गई है, जो कि फैक्ट्री में ही रहेंगे और इनके रोजाना टेस्ट लिए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक सनती शोबे को खोलने का फैसला मुआशी नुकसान और बढ़ती गुर्बत पर काबू पाने के लिए किया गया है। चीन की सबसे बड़ी बंदरगाह भी न सिर्फ शंघाई में है बल्कि मुल्क का अहम 3 स्टॉक एक्सचेंज भी इसी शहर में है। ये शहर कोरोना वायरस की मौजूदा लेकिन इंतहाई शदीद लहर के लिए अमली तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं था। यही वजह है कि वहाँ आम शहरियों को अब खाने पीने की अशिया, रोजमर्रा की अशियाई जरूरियात की किल्लत का सामना है। मकामी हुकूमत ये अहकामात जारी कर चुकी है कि हर उस शहरी को जिसके कोरोना टेस्ट का रिजल्ट मुस्बत आए उसे लाजमी तौर पर 1 हफ्ते करंतना में रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ इन सख्त हुकूमती इक़दामात के मनफी इक़्तिसादी असरात के हवाले से भी आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। चीन में इक़्तिसादी तरक्की की शरह इस साल के पहले 3 माह के दौरान गुज़श्ता बरस की पहली तिमाही के मुकाबले में 4.8% ज़्यादा रही थी। इसका सबब यह था कि गुज़श्ता बरस लॉकडाउन कई बड़े सनती शहरों में पैदावार में कमी का बायस बना था। रवा माह भी सख्त लॉकडाउन के बाद शंघाई की GDP में 3% कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उधर वैनजू चीन का एक ऐसा शहर है जहां कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद अब तक बहुत कम रही है। शहरी हुकाम ने केसेस को काबू में रखने के लिए ऐसे हर फर्द के लिए 50,000 युआन नकद इनाम का ऐलान कर रखा है, जो किसी ऐसे शहरी के बारे में इत्तला दे जिसने अपने वायरस से मुतासरा होने या अपनी तिब्बी हालत के बारे में दानिस्ता झूठ बोला हो। लोअर थर्ड चीन में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात में इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान चीन में 9 अमवात रिपोर्ट हुई। चीन के बड़े सनती शहर शंघाई में कोरोना से 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। शंघाई में तवील लॉकडाउन के बाद अशिया ज़रूरिया की किल्लत का सामना है।
बिल्कुल जी, चीन की सूरत-ए-हाल और उसकी मईशत पर पड़ने वाले जो असरात हैं, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के बाद उस पर एक तफसीली पैकेज हम आपको दिखा रहे थे। चीन का शहर वुहान, जहाँ ये वबा सामने आई, सबसे पहले जहाँ केसेस रिपोर्ट हुए थे और फिर इस वबा ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। अब फिर दोबारा से कोरोना के केसेस सामने आना ख़तरे की अलामत समझा जा रहा है, सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए, क्योंकि चीन के साथ साथ जापान है, थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ भी ये वबा तेज़ी से फैलती चली जा रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ मईशत की बात हो रही है वहाँ इस वबा के फैलाव के हवाले से भी हम बात करें। अब क्या इक़दामात लिए जा सकते हैं, माहिरीन सेहत ने क्या कुछ तजावीज़ जो हैं वो दी हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, क्या आम लोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे जी। डॉक्टर अनीता राजा साहिबा से, माहिर सेहत हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ मैं लाजमन ये बताना चाहूँगी अनीता राजा को वेलकम करने के बाद, लेकिन अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनीता राजा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो टुडे। बहुत शुक्रिया अनीता, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अनीता, मैं लोगों को ये लाजमी बताना चाहूँगी कि आप आज से तकरीबन 12 साल पहले पीटीवी न्यूज़ का हिस्सा रही हैं। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आप होस्ट करती रही हैं यहाँ पर, और उस वक्त भी मुझे पता है क्योंकि आप अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल कर रही थी, उस वक्त भी आप अपने प्रोग्राम के दौरान भी जब कोई सेहत का ऐसा सेगमेंट आता था तो लोगों को बहुत सारी टिप्स दिया करती थी, और अब तो माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हैं हेल्थ की। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर हम आपसे ओपिनियन नहीं लें, ये जो सूरत हाल चल रही है आपकी राय नहीं लें, आपका माहिराना तज्जिया नहीं शामिल करें प्रोग्राम में। तो बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि क्योंकि पहले चीन से ही ये वबा जो है वुहान से फैली है, तो क्या हम फिर से ये एक्सपेक्ट करें कि अभी जो शंघाई के अंदर सूरत हाल है ये फिर गंभीर हो सकती है, फिर से ये वबा दुनिया भर में फैल सकती है? आप तक क्या इत्तलात हैं अनीता? इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया एक बार फिर, और ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे अपने शो पर इनवाइट किया आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सो थैंक यू वेरी मच। देखें, हम एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में हैं इस वक्त। हम अब 2020 में नहीं रहे, अब हम आ गए हैं 2022 में, जबकि चीन की 88% जो आबादी है वो वैक्सीनेटेड है। इस वक्त हम अगर बात करें इम्यूनिटी की, तो हर्ड इम्यूनिटी भी मौजूद है। दुनिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स रोल आउट हो चुके हैं। तो परेशानी जाहिर है हमें होगी, क्योंकि हम लॉकडाउन में रह चुके हैं और हमने देखा है कि इस वायरस ने कैसे तबाह किया है इकोनॉमीज को, ममालिक को, लोगों को, कितनी डेथ्स हुई हैं पूरी दुनिया में ग्लोबली। लेकिन एक चीज जो मुख्तलिफ है इस दफा वो ये है कि हम जो हैं हम वेल इक्विप्ड हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत सारे मुल्कों में सक्सेसफुल रही है, इम्यूनिटी मौजूद है। जिसने वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी हासिल नहीं की उसको कोविड हो गया है, उससे उनको इम्यूनिटी मिली है। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। अच्छा, लेकिन अनीता आपने जैसे खुद फरमाया कि 88% लोग जो हैं यहाँ वो वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 19,000 से ज़ायद केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। फिर एक और चीज़ आपने कहा कि सहूलियात अब पहले से बेहतर हमारे पास मौजूद है, वैक्सीन मौजूद है, हमें तरीके बहुत सारे पता हैं। लेकिन एक चीज़ जो नए टेस्ट करने पर सामने आ रही है वो ये कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनके अंदर अलामात तो पाई जाती हैं, लेकिन जब टेस्ट किया जाता है तो वो ये बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये नेगेटिव हैं, ये शख्स बिल्कुल सही है, लेकिन उसको कोविड है। अच्छा, और कहीं पर बहुत सारी जगहों पर ऐसे है कि अलामात मौजूद नहीं है, लेकिन जब टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये वायरस आपको नहीं लगता कि अपनी शक्ल तब्दील करता जा रहा है, अलामात तब्दील करता जा रहा है? तो अनीता, इससे तो मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी इस तरह से तशखीस करने में? देखिए, आपका जो सवाल है वो बहुत ही अहम है और इसका जवाब बहुत ही आसान है। लेकिन जो वायरस होता है वो अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है, ये वायरस का काम है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझनी ये है कि एक चीज है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस। तो वायरस अपनी शक्ल इस तरह से तब्दील करता है कि वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी आपको बीमारी लग सकती है, क्योंकि वायरस ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है कि जो हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी है उसकी स्पेसिफिसिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो ठीक है, अगर जिस तरह के अब हमने देखा कि पहले हमारे पास डेल्टा वेरिएंट आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी के एक बंदे से दूसरे बंदे को जो बीमारी लग सकती है वो बहुत ही हाई थी। और उसका एक दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अगर हम वैक्सीन के हवाले से बात करें तो वैक्सीन उस हिसाब से प्रोटेक्शन नहीं दे रही ओमिक्रॉन के
خلاف. تو اگر آپ ویکسینیٹڈ بھی ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ممالک انکلوڈنگ پاکستان, انکلوڈنگ برطانیہ, وہاں پر ہر 6 مہینے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی بوسٹر لگوا لیں, تیسرا بوسٹر لگوا لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویکسین وین آؤٹ کر جاتی ہے, ویئر آؤٹ کر جاتی ہے, اور جو وائرس ہے وہ مضبوط سے مضبوطر ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ ہماری باڈی میں اینٹی باڈیز بنانے کی صلاحیت موجود ہے. تو اگر وہ اومریکون ہے یا ڈیلٹا وائرس ہے, اگر کسی بندے کو جس کو ویکسینز لگے ہوئے ہیں اس کو یہ وائرس لگ بھی جاتا ہے, تو دی پروبیبلٹی آف دیم گیٹنگ انویل, کہ وہ آئی ٹی یو پہنچ جائیں, کہ ان کی اموات ہو جائے, وہ کم ہے. دیکھیں ہم نے کیونکہ آپ کی باڈی اب اس وائرس کو پہچانتی ہے اور اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا سکتی ہے. بے شک یہ میوٹنٹ ہے, یہ وائرس مختلف ہے. تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چائنا کی جو زیرو کووڈ پالیسی تھی وہ بہت اسٹرکٹ تھی. چائنا از دی اونلی کنٹری ان دی ورلڈ جو کہ اس کو فالو کر رہا ہے. ان آل فیئرنیس ان کی آپ نے ابھی اپنی بہت ہی خوبصورت پیکج بھی آپ نے بنایا جو بہت ہی انسائٹ فل تھا, جس میں آپ نے مینشن کیا کہ جی وہ تو اس پہ بھی آپ کو پیسے دے رہے ہیں کہ آپ شکایت لگائیں, بتائیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کنسیل کر رہا ہے اپنے پازیٹیو ٹیسٹ کو. لیکن باقی دنیا نے اس چیز کو نہیں اپنایا. اب آپ نے دیکھا ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے. یہ وائرس کہیں نہیں جانے والا, اور ہماری اب ہرڈ امیونٹی پہ ہم نے ریلائی کرنا ہے, ویکسینیشنز پہ کرنا ہے. اور ایز وی آر ٹاکنگ تو اس وقت وہ اور بھی ریزلٹس آئیں گے انیتا صاحبہ جو آپ فرما رہی ہیں, ویکسینیشن پر ہمیں توجہ دینی ہے, جو ایس او پیز متعین پہلے کیے گئے تھے ان پر اگر ہم عمل درآمد کریں, جیسے کہ جاپان کے اندر بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ماسک پہنتے ہیں, سماجی فاصلے کا ویسے ہی خیال کرتے ہیں, چاہے اس طرح کی کوئی وبا آئے نہ آئے, وہاں پر تو یہ ساری چیزیں معمول ہیں نا. تو آپ مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان کے اندر تو بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہے, ویکسینیٹڈ نہیں ہیں. اچھا, اور پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بوسٹر نہیں لگوا رہے ہیں. میں چاہوں گی ذرا ہم بوسٹر کے حوالے سے اگر خاص طور پر یہاں بات کر لیں, کتنا لازمی ہے. فرض کریں اگر میں ہوں, میں دونوں جو ڈوز مجھے لگنا تھی میں لگوا چکی ہوں, تو اگر میں بوسٹر نہیں بھی لگواتی ہوں تو امیونٹی موجود رہے گی نہیں رہے گی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب بہت ہی آسان ہے. جو آپ کی ویکسین ہے وہ آپ کو 5 سے 6 مہینے تک کی امیونٹی پرووائڈ کرتی ہے. اگر آپ بوسٹر نہیں لگواتے 6 مہینے کے تک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 50-50 چانس ہے کرونا وائرس سے بیمار ہونے کا. لیکن میں دوبارہ اس سوال کو سٹیئر کرنا چاہوں گی پازیٹیوٹی کی طرف. دیکھیں وائرس جو ہے وہ رہے گا, لیکن جو اموات اس وائرس سے ہوں گی وہ بہت کم ہو چکی ہیں اور کم رہیں گی. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں, آئی انڈرسٹینڈ کہ اس وقت جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ ان کی اموات ہوئی بھی ہے, لیکن گلوبلی اگر دیکھا جائے تو جو مورٹیلٹی ہے, جو ڈیتھ ریٹ ہے, وہ واقعی ہی نیچے آئی ہے. تو بوسٹر لگوانا بہت ضروری ہے. یہ انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ویکسین لگوا لی ہے تو اس سے ہمیں پروٹیکشن ملے گی, ہمیں کووڈ نہیں ہوگا. نہیں, ویکسین آپ کو کووڈ سے نہیں بچاتی. کووڈ آپ کو ہو سکتا ہے, لیکن ویکسین آپ کی 98% مورٹیلٹی کے چانسز کم کر دیتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کو کووڈ ہوا ہے تو اس سے آپ بہت کریٹیکلی انویل نہیں ہوں گے. آپ کو نزلہ زکام ٹائپ کچھ سمٹمز ہوں گے, تھکاوٹ ہوگی, دردیں ہوں گی, بخار ہوگا, آپ کی طبیعت نہیں بگڑ رہی بالکل ہوگی. بالکل 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 آپ لائف تھریٹننگ نہیں رہا. یہ آپ کی اچھا, اس سے یہ جو موت کا چانس انیتا ہے. نئی اقسام انیتا صاحبہ جو آ رہی ہیں ہمارے سامنے, یہ بہت ساری گھبراہٹ بھی پیدا کر دیتی ہیں جب بغیر کسی ریسرچ کے یہ اناؤنس تو کر دیا جاتا ہے کہ جی ایک نیا ویریئنٹ سامنے آ گیا ہے, لیکن اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ کتنا خطرناک ہے کتنا نہیں ہے. تو ابھی جو اس وقت ویریئنٹ موجود ہے, آپ کی اپنی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ کیا آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں گی جو چائنا کے اندر ہے ویریئنٹ وہ کتنا زیادہ خطرناک ہے؟ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ڈیتھس اس طرح نہیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ یہ خود کو تبدیل کرتا رہتا ہے وائرس. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آگے چل کے مزید خطرناک شکل بھی اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں وائرس جو ہے وہ تو رہے گا. وائرس سے اب ہماری جان نہیں چھوٹنے والی, یہ چیز ہم نے سمجھ لینی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو ایراڈیکیٹ کر دیں گے اور اس کے بغیر دوبارہ سے وہ زندگی جئیں گے جو 2019 میں جیتے تھے, اس کا سوال اب پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وائرس جو ہے وہ میوٹیٹ بھی کرے گا. لیکن اس وقت اگر ہم ریسرچ کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارا بلینز جو ہیں وہ پمپ ہو رہے ہیں انٹو دا ہیلتھ کیئر سسٹم. اور جو آپ اور میں اس وقت
گفتگو فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں ویکسین بنانے کے لیے جو کہ ہر وائرس کو فائٹ کرے. یہ بہت ہی آپ کی بات صحیح ہے کہ اس سے ڈر بھی ہمیں لگ رہا ہے, پریشانی بھی ہو رہی ہے. جو اس وقت جو نیا وائرس ہے ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی ٹرانسمسیبلٹی, یعنی کہ جو ٹرانسمیشن ہے ایک بندے سے دوسرے بندے تک لگنے کے لیے, وہ بہت زیادہ ہائی ہے, جو کہ بہت بڑا پرابلم ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کووڈ جو ہے وہ ایئر بورن ہے. ایئر بورن کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک کمرے میں جاتی ہوں, مجھے کووڈ ہے اور میں وہاں کھانستی ہوں, تو 3-4 گھنٹے کے بعد, ہاں, یا چھینکتی ہوں, تو 3-4 گھنٹے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اس کمرے میں جاتا ہے تو اس کو کووڈ لگ سکتا ہے. تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اس وائرس کو کنٹین کرنا. ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے ذمہ داری کے ساتھ چلنا ہے. اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ کووڈ ویکسینز جو ہیں وہ بالکل, جو ٹیسٹنگ ہے وہ اسکریپ ہو گئی ہے. کئی ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ویکسین نہیں ہے تو PCR کر لیں. ٹریولنگ جو ہے وہ کھل گئی ہے. لیکن ہم نے بہت ہی ہوشیاری سے کام کرنا ہے, اور بوسٹرز کے حوالے سے بالخصوص میں کہوں گی کہ ضرور اپنا بوسٹر لگوائیں اگر آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ بوسٹر لگوائیں, کیونکہ یہ جو امیونٹی ہے, جو قوت مدافعت آپ کو ویکسین دے رہی ہے اس مرض کے خلاف, وہ وین کر جائے گی 5-6 مہینے میں. دس از ناٹ اے پرماننٹ تھنگ. یہ کوئی ایسی امیونائزیشن نہیں ہے جو لائف لانگ امیونٹی آپ کو دے گی, کیونکہ ٹھیک ہے. یہ اور وائرس اگر میوٹیٹ کر رہا ہے. ایک آپ کو انجیکشن کی بجائے اگر آپ کو ٹیبلٹس مل جائیں, بالکل بہت پہلے بالکل یہ بات ہو بھی رہی تھی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک فوبیا ہوتا ہے کہ جی مجھے انجیکشن نہیں لگوانا ہے. بہت سارے ویڈیوز بھی ایسے وائرل ہوئے سوشل میڈیا پر, ہم نے دیکھے کہ خود ڈاکٹرز اور نرسز جو تھے وہ بھی انجیکشن لگوانے سے ڈر رہے تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, کوئی ٹیبلٹس بنانے کا سنا کا کام ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, اور میرا خیال ہے وہ تو بالکل تکمیل تک پہنچ رہا ہے. وہ ڈیفینیٹلی دس از بینگ رولڈ آؤٹ اینڈ بینگ ورکڈ آن, تو وہ تو ہو ہی جائے گا. لیکن یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وائرس خود بنایا گیا, لیب میں بنایا گیا. میرا اس بات پر میں جانا ٹچ ہی نہیں کرنا چاہتی. میرا خیال ہے کہ جو چیز ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ کہ وائرس جو ہے وہ لیب میں بنا یا لیب سے باہر بنا, وائرس ڈیڈلی ہے, خطرناک ہے, اور ہم نے اس کو فائٹ کرنا ہے, تسلیم کرنا ہے. اچھا, بچوں کو کیسے فائٹ کروایا جا سکتا ہے اس سے؟ میرے اپنے بچوں کو اسکول کے اندر ویکسین لگائی گئی, لیکن مجھے کوئی اتنا اس بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے کہ میرے بچے اس ویکسین کو لگنے کے بعد محفوظ ہو گئے نہیں ہو گئے. کس ایج تک WHO جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ انجیکشن لگائے جانے چاہیے, کس ایج میں نہیں لگ سکتے ہیں, اور وہ بچے جس ایج کو نہیں لگ رہے ہیں کیا ان کے لیے بھی خطرہ رہتا ہے؟ ایک نیو بورن بیبی ہے, کوئی کمرے میں آتا ہے جس طرح آپ پہلے فرما رہی تھی, چھینکتا ہے, کھانستا ہے, تو وہ اس بچے کے لیے بھی تو اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے. اس کے لیے نہیں بنی ہے ویکسین تو یہ اور بات ہے, اس کو افیکٹ تو کر سکتا ہے نا یہ انیتا, یا نہیں؟ یہ بہت ہی اچھا آپ نے سوال, نہیں بالکل کر سکتا ہے. میں نے خود پریکٹس میں ایک پریکٹسنگ فزیشین ہوں. نیو بورن بیبیز کو دیکھا ہے, 3 ویکرز کو دیکھا ہے, 2 ویکرز کو دیکھا ہے جن کی ماں کو انفارچونیٹلی ہاسپٹل سے کووڈ ہو گیا ہے اور بیبی کو گھر لاتے لاتے کووڈ ہو گیا ہے. لیکن یہ جو ویکسینیشن پروگرام کے حوالے سے 5 سال سے اوپر کے جو بچے ہیں ان کو اس وقت پرووائڈ کی جا رہی ہے. یونائٹڈ کنگڈم میں یہ رول آؤٹ کیا گیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے ایج جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی بچوں کے لیے, اور ویکسین جو ہے وہ ہر ایج گروپ کو ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم جو ہے آفر کی جائے گی. لیکن کووڈ میں یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں, شروع میں بھی جب یہ وائرس جو ہے 2019-2020 میں اسپریڈ ہوا تھا, یہ دیکھا گیا تھا کہ جو کووڈ چھوٹے بچوں میں جو اس کا ریئیکشن تھا وہ فلو لائک سمٹمز ہی زیادہ تر تھے. بہت کم ایسے بچے تھے جو بہت کرٹیکلی انویل ہو گئے تھے. تو اس پر بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ بچے کیوں اتنے انویل نہیں ہو رہے, جبکہ بڑوں کو یہ وائرس جو ہے بہت ہی ایڈورسلی افیکٹ کر رہا ہے. تو ابھی تک میرا خیال ہے سوال کا جواب تو ہمیں نہیں ملا, لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ بچوں کے لیے 5 سال سے اوپر کے جو بچے ہیں ان کے لیے اب یہ ویکسین اویلیبل ہے, اور یہ ویکسین ضرور لگوا لینا چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ ایز پیرنٹس ہماری طرف سے جو ہم اپنے بچوں کو تحفہ دے سکتے ہیں وہ یہی ہے, اور ذمہ داری سے کام کر سکتے ہیں کہ جو ہماری نالج ہے, جو اس وقت سائنس ہے, وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ویکسینیٹ کروانا ہی بہتر طریقہ ہے. کیونکہ دیکھیں کووڈ کا مسئلہ صرف کووڈ پہ ختم نہیں ہو جاتا, کووڈ ہونے کے بعد آپ کو لانگ کووڈ بھی ہو سکتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کووڈ جو ہے وہ تو آپ کے جسم سے نکل گیا, آپ نے ٹیسٹنگ کرائی, وہ نیگیٹو ہو گیا ٹیسٹ, لیکن اس کے لانگ لاسٹنگ افیکٹس جو کہ ہم بہت زیادہ پریکٹس میں دیکھتے ہیں, جس میں لوگوں کو برین فاگ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی لوگوں کو جس دردیں ایج کے رہتی لیے ہیں. بھی اویلیبل ہے
جس ایج کے لیے بھی اویلیبل ہے، چاہے وہ 5 سال کی عمر تک کے لیے ہے، لگوانا بہت زیادہ ضروری ہے ویکسین کا. نہیں لگوائیں گے تو پھر ہم جو ہیں اپنی جان کو، اپنی صحت کو خطرے میں ڈال رہے ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر انیتا راجہ صاحبہ، اینڈ آئی ہوپ کہ اب آپ سے 12 سال کے بعد دوبارہ بات نہیں ہوگی، دوبارہ آپ سے انشاءاللہ بات ہو رہی ہوگی کسی نہ کسی اور موضوع پہ. بہت شکریہ، آج آپ نے وقت نکالا. انیتا راجہ صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھی. جی کیا صورتحال ہے صحت کو لے کر کووڈ کی؟ یہ جو ایک نئی لہر چائنا میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ جو نئی لہر ہے اس نے معیشت کو بھی بہت زیادہ متاثر کرنا شروع کر دیا ہے. اور کرونا کی اس عالمی وبا پر 2.5 سال بعد بھی مکمل طور پر چونکہ کنٹرول حاصل نہیں کیا جا سکا، تو اس دوران دنیا بھر کی معیشت کو شدید دھچکا لگا تھا. لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس وبا کی روک تھام کے لیے جہاں ویکسین آنے کے بعد ملکوں میں لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تھا، پابندیاں نرم کر دی گئی تھیں، وہیں چین کے شہر شنگھائی میں سخت لاک ڈاؤن کا خبریں سامنے آ رہی ہیں. صنعتوں کی بندش سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور معیشت کو پہنچنے والے اسی نقصان پہ ہم بات کریں گے. جی علی راشد صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں، ماہر معاشیات ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم علی راشد صاحب. وعلیکم السلام. علی صاحب بہت شکریہ، آپ کا وقت آپ نے نکالا. علی صاحب یہ فرما دیجیے گا، کیا ہم یہ سمجھ لیں یہ جو خبریں آ رہی ہیں چائنا سے سامنے، جس طرح سے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، 24 گھنٹے میں 19,000 سے زائد کیسز، 9 ڈیتھس ہو چکی ہیں، ہم کیا معیشت کو لے کر پھر خدا نخواستہ انہی حالات میں جانے والے ہیں جیسے آج سے 2 سال پہلے جہاں ہم پہنچ گئے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ اٹس ٹو ارلی ٹو ٹیل کہ ابھی کس چیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اینی تھنگ از پاسبل، بٹ ہم کمفرٹ اس چیز میں دے سکتے ہیں کہ اس دفعہ ایٹ لیسٹ وی نو کہ واٹ وی آر ڈیلنگ ود، کہ کس قسم کی یہ چیز ہے اور کس قسم کے میجرز ہمیں لینے پڑیں گے اگر اس کو ہمیں فائٹ کرنا ہے. ماضی میں جو ہوا اوبیسلی یہ تھا کہ there was a big question mark. پہلے تو 6-7-8 مہینے ہمیں سمجھنے میں لگ گئے کہ اس ڈیزیز میں ہوتا کیا، بٹ آلسو یہ کیسز پھر بڑھ رہے ہیں، مگر اس میں ویکسینیٹڈ جتنے لوگ ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ فیٹیلٹیز یا ڈیتھس اس حساب سے اتنی نہیں ہو رہی ہیں جتنی ماضی میں ہوئی تھی. سو اور اس دفعہ چائنا، بیکاز لاسٹ ٹائم بھی چائنا obviously is a very country which is prepared for this، اور وہ بھی اپنی کافی عرصے سے ایک کنٹینجنسی پلان بنا رہے تھے اگر یہ پھر سے وبا آتی ہے تو how will we deal with it. تو میرے حساب سے کہ انہوں نے جس قسم سے کنٹین کیا ہے اس دفعہ اس چیز کو، جو میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہے، it is very well contained. تو اس طرح شاید جیسے پورے دنیا میں وہ پہلا پھیلا تھا پھر سے وہ نہیں ہوگا میرے حساب سے. اور ویریئنٹ بھی تھوڑا علی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ 3 ہفتوں تک یہ جو کمپنیوں کا کاروبار ٹھپ رہا ہے چائنا کے اندر، ابھی بھی 30% جو وہاں پہ ورکرز ہیں صرف وہ کام کر پا رہے ہیں، دنیا بھر میں چیزیں جو ہیں یہاں سے ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، دنیا کو پہنچائی جاتی ہیں، سپلائی چین آپ کو نہیں لگتا اگر ایک بار پھر سے متاثر ہوگی تو صورتحال وہی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو پورا کرنا بہت بڑا ایک چیلنج ہو سکتا ہے نا اگر یہ سچویشن اسی طرح سے رہتی ہے. تو کوئی بیک اپ کے طور پہ کوئی پلان موجود ہے معیشت کو لے کر؟ جو بڑے ماہرین ہیں، جو بڑے ممالک ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، کیا پلان کیا گیا تھا ان 2 سالوں کے اندر اس ساری چیز کو لے کے؟ سر دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. when I said کہ جی چائنا از پریپیئرڈ، تو چائنا نے اس کو کنٹین، دیکھیں بالکل ایز دا ریزن کہ اتنی فیکٹریز بند ہیں اور ورکرز اور یہ سپلائی چین کا جو ایشو آئے گا وہ اس وجہ سے کہ چائنا بہت ایکسٹریم میجرز لے رہا ہے اس چیز کو روکنے کے لیے کہ چائنا تک ہی کنٹین رہے اور ان چند شہروں تک ہی کنٹین رہے جہاں یہ کیسز آئے ہیں. کہ پچھلی دفعہ سے پوری دنیا میں پھیلا تھا وہ نہیں پھیلے. ایک چیز یہ ہوگی، بالکل سپلائی چین کے ایشوز آئیں گے، بالکل شارٹیج چیزوں کی ہوئے گی، بٹ لاسٹ ٹائم کی طرح شاید اٹ کوڈ بی اے بلیسنگ ان ڈسگائز. پاکستان کو لاسٹ ٹائم بیکاز آف چائنا اور انڈیا میں جو ایشوز، یہ کیسز تھوڑے زیادہ بڑھ گئے تھے تو اس میں پاکستان نے بینیفٹ کیا تھا، بیکاز جو آرڈرز یورپ سے اور یو ایس سے چائنا یا بنگلہ دیش یا انڈیا کو ملتے تھے، ٹیکسٹائلز کے ہو گئے، باقی چیزوں کے ہو گئے، وہ مینوفیکچرنگ کے سارے آرڈرز ڈیورٹ ہو گئے تھے پاکستان کی طرف. تو وہی آرڈرز، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں ایک بوم آیا تھا پاکستان میں، بیکاز ہم نے جو اپنے لاک ڈاؤن اتنے رکھے ہوئے نہیں تھے، ہمارے رولز تھوڑے ریلیکس تھے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جہاں فیکٹریز بھی بند تھیں، لاک ڈاؤنز بھی لگے ہوئے تھے، مگر پاکستان واز تھرائیونگ، تو اس وجہ سے ہمیں فائدہ ہی ہوا تھا. تو بالکل سپلائی چین میں آئے گا ایشو، بالکل پرابلمز ہوئیں گی، بٹ سلور لائننگ اس میں یہ ہے کہ شاید وہ جو چیزیں چائنا یا انڈیا یا بنگلہ دیش ایکسیٹرا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو باقی ملکوں کو ملتی تھیں، وہ اب وہ آرڈر شاید پاکستان کی طرف پھر سے ڈیورٹ ہوں اس وجہ سے.
अच्छा सही है। अच्छा सर, एक और चीज़ हमने देखी थी कि जो बड़े आलमी इदारे हैं उन्होंने दुनिया के मुल्कों के दरमियान पाई जाने वाली जो अदम मसावात है उसमें कमी लाने के लिए मालियाती इक़दाम करने पर जोर दिया था, मरबूत पॉलिसी बनाने की बात की थी, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बाद ये सारा मामला हमें खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके नज़दीक ये जो अदम मसावात है इसमें कमी लाने के लिए किन मालियाती इक़दाम और मरबूत पॉलिसी की ज़रूरत है ताकि तरक्की की रफ्तार को भी बरकरार रखा जा सके और तमाम ममालिक के अंदर रखा जा सके मसवाना तरीके से? देखें, इसके लिए आई थिंक व्हाट नीड्स टू बन, बहुत सारे मेजर्स हैं। आई थिंक पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी विद इन अपना इकोनॉमी के जो चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए कुछ जो करंट हुकूमत आई है जो आई थिंक उनको थोड़ा अपलॉड करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए करंट रिजीम को, कि आते ही उन्होंने अपना फर्स्ट और प्राइम फोकस इकोनॉमी को रखा है। और जितने भी माहिरीन हमारे पास थे, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक मीटिंग उनसे रखी है करंट जब नई रिजीम आई है, एंड दे वेरी सीरियस। तो इस चीज को देखें, इन्फ्लेशन, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, यू नो, देयर सो मच दैट वन कैन डू अगर पॉलिटिकल विल हो। तो आई फील कि चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा रहा है, एंड आई थिंक आने वाले वक्तों में इट विल बी गुड। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा, जब बड़ी ताकतों की एक बैठक हुई थी कोरोना के बाद जो माशी सूरत हाल बिगड़ने लगी थी उसके ऊपर, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे गरीब ममालिक की तरफ से ये सजेस्ट किया गया था, इवन पाकिस्तान की तरफ से भी ये सजेशन दिया गया था कि जो कर्ज़े हैं गरीब ममालिक के ऊपर अगर वो मुआफ़ कर दिए जाएँ तो कोविड की वजह से ये मुल्क गरीब मुल्क जो हैं वो और गुर्बत में जो चले गए हैं उनसे निपटने में उनको मदद मिलेगी। इस पर कहा तो गया, कहीं ना कहीं यकीन दहानी भी कराई गई कि चलें जी हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। आपको लगता है कि इन ममालिक को फिर से इत्तेहाद करना चाहिए, बड़े ममालिक से, ताकतवर ममालिक से बात करनी चाहिए, कुछ असरात इसके आ सकते हैं, कुछ माफ़ी हो सकती है कर्ज़ों में? जी बिल्कुल, बिल्कुल बात करनी चाहिए, और बिल्कुल आई थिंक बहुत ही आई थिंक ज़रूरी है इस खास तौर से, बिकॉज ये ग्लोबल सिचुएशन है जहाँ आई थिंक एवरीबडी शुड हेल्प ईच अदर आउट। और इस किस्म के माहौल में जहाँ पुअर कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं जिन पर ऑलरेडी इतना बर्डन है, बट आई एम नॉट श्योर कि पूरा वेव ऑफ करें या नहीं करें, बट रिलैक्सेशन ज़रूर मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था कि दे वर सेइंग कि शायद आने वाले वक्तों में अगर फिर से कोई कोविड या कोई इस किस्म की वबा आती है तो दे आर विलिंग टू रिलैक्स द रूल्स, कि अगर आपके कोई डेट सर्विसिंग है या कोई कर्जे जो आपको वापस करने हैं, आप हो सकता है कि वो माफ नहीं करें, मगर ये आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन या इंटरेस्ट या उस पर जो भी होता है उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए, कि थोड़ा वो जी बिल्कुल। तो वो उस तरफ चीज़ों को बिल्कुल कंसिडर कर रहे हैं वो, एंड होपफुली उस तरफ चीज़ें जाएंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अली राशिद साहब माहिर माशियात हैं आप, अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हमसे शेयर कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि क्या तरीक़ाकार अख्तियार किए जा सकते हैं अगर मईशत को हमें संभालना है, अगर खुदा न खास्ता कोविड फिर से उसी तरह से फैलता है जिस तरह से पहले फैला था आज से 2 साल पहले, और जितनी से तबाही मचाई थी दुनिया भर में, मईशत को जितना नुकसान पहुँचाया था, अगर उससे बचना है तो क्या इक़दाम लिए जा सकते हैं अभी। लेकिन उनका कहना है कि इतना ज़्यादा कोई ख़तरा मौजूद नहीं है, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने भी कहा कि चाइना के अंदर इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, शंघाई शहर के अंदर। लेकिन शंघाई के जो लोग हैं वो खास इससे परेशान हैं। एक और जगह पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, वो है जी यूक्रेन। यहाँ रूस यूक्रेन जंग का अहवाल हमें आपसे शेयर करना है। बताना हमें आपको ये है कि डंबास के इलाके में शदीद लड़ाई की इत्तलात आ रही है, और ख़बर एजेंसी के मुताबिक जो डोनेट्स्क है वहाँ पर रूसी फोर्सेस की गोलाबारी से 2 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि एक बच्चे समेत 8 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी यहाँ इस इलाके से हमारे पास आ रही हैं। अच्छा जी, मारियोपोल जिसको बड़ा अहम करार दिया जा रहा था और जहाँ पर अफवाज को कहा गया था कि जी आप यहाँ पर सरेंडर कर दें, कल उसकी आखिरी डेडलाइन जो थी वो ख़त्म हो गई थी। वहाँ पर इत्तलात आ रही हैं कि इसका जो बेशतर हिस्सा है वो रूस के कब्ज़े में आ चुका है, और उसकी तस्दीक जो है सदर ज़ेलेंस्की ने खुद कर दी है, जिनका अपने बयान में कहना यह था कि यूक्रेन की फ़ौजें वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो इलाका है उस पर रशिया काबिज़ हो चुका है। बहरहाल जी, लुहानस्क के जो गवर्नर हैं वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि रूसी अफवाज अब इस इलाके का जो 80% है उसके ऊपर काबिज़ हो चुकी हैं, और रूसी अफवाज की जानिब से एक दावा ये भी किया जा रहा है कि वो जल्द ही मारियोपोल स्टील प्लांट जो है उस पर कब्ज़ा कर लेंगे, जो कि मैसूर शहर में मज़ामत का आखिरी अहम गढ़ समझा जाता है। आलमी खबर इदारा रिपोर्ट ये कर रहा है कि यूक्रेनी वज़ीर दाखिला के मुताबिक कीव के इलाके से 1000 शहरियों की लाशें मिली हैं और सैकड़ों शहरी अब भी लापता हैं।
यूक्रेन की वजारत दाखिला की मशीर का कहना है कि मारियोपोल में जो कुछ हो रहा है और जिन लोगों ने भी अपने वतन का दिफा किया, उनकी कहानियाँ शायद हज़ारों साल तक किताबों में लिखी जाती रहेंगी। बहुत ज़्यादा बहादुरी का भी यहाँ पर लोगों की जानिब से मुजाहरा किया जा रहा है। और बात कर लें अगर अमेरिकी सदर जो बाइडन की, तो उन्होंने यूक्रेन के लिए आज $100 मिलियन के फ़ौजी पैकेज का ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने रूस और यूक्रेन के सदूर को एक ख़त लिखा है कि दोनों मुल्कों से अपने अपने दारुल हुकूमतों में मुलाकातें करने की दरख्वास्त की गई है। इस ख़त के अंदर इसकी वजह यह है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा बड़ी हद तक मुतासर हुआ है, क्योंकि जंग ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान जो हैं अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, चीन और रूस, इनको तकसीम करके रख दिया है। फरीकैन की जानिब से क्या दावे किए जा रहे हैं, इस पर हमारे पास एक पैकेज मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के इस ख़त से क्या असर होने वाला है, क्या ये मीटिंग हो सकती है, और अगर ये मीटिंग होती है तो क्या नताइज निकलते हैं, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन जंग 57वें रोज में दाखिल हो गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक डोंबास के इलाके में शदीद लड़ाई की इतलात हैं। जर्मन नशरियाती इदारे के मुताबिक बरतानवी फौज ने यह दावा किया है कि मशरक़ी यूक्रेन में रूसी फ़ज़ाई सरगर्मियाँ आला सतह पर जारी हैं और इन इलाकों में कब्जे के लिए रूस फ़ज़ाई हमले कर रहा है। डांसिक में रूसी फोर्स की गोलाबारी से 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि एक बच्चे समेत 8 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। रूसी अफवाज यूक्रेन में डोंबास के इलाकों से क्रामाटोर्स्क की तरफ पेशकदमी कर रही हैं। बरतानवी फौज का यह भी कहना है कि रूस यूक्रेन की दिफाई सलाहियतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में है। उधर रूसी अफवाज ने कहा है कि वो जल्द मारियोपोल स्टील प्लांट पर कब्जा कर लेंगे, जो कि महसूस शहर में मज़ाहमत का आखिरी अहम गढ़ है, जबकि यूक्रेन ने वहां से फौजियों और शहरियों को निकालने के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़ की पेशकश की थी। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि रूस ने शहरियों और जख्मी फौजियों को ओज़ोस्टाल प्लांट छोड़ने की अपील भी कर दी है। यूक्रेन के नायब वज़ीर आज़म ने रूस से मुतालबा किया है कि वो शहरियों और जख्मी फौजियों के लिए एक फौरी इंसानी राहदारी कायम करे जो मारियोपोल के मुहासराशुदा ओज़ोस्टाल प्लांट से निकल जाए। यूक्रेन की जानिब से मारियोपोल में हज़ारों रूसी फौजियों के हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया जा रहा है। अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मारियोपोल में 3 रूसी टैंकों और 3 मुसल्लह गाड़ियों को तबाह कर दिया है, जिसे मॉस्को ने आज़ाद करवाने का दावा किया था। उधर लोहानस्क के गवर्नर ने तस्दीक की है कि रूसी अफवाज अब इस इलाके के 80% हिस्से पर काबिज हैं, जो मशरक़ी यूक्रेन में डोंबास के 2 इलाकों में से एक है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने 900 से ज़ायद बस्तियों पर दोबारा कब्जा हासिल करने का दावा किया है। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी इलाकों से वापस लिए गए इलाकों में जिंदगी बतदरीज मामूल पर आ रही है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यूक्रेनी वज़ीर दाखिला के मुताबिक क्यू के इलाके से 1000 शहरियों की लाशें मिली हैं। सैकड़ों शहरी अब भी लापता हैं। यूक्रेन के वज़ारत दाखिला के मुशीर का कहना है कि मारियोपोल में जो कुछ हो रहा है और जिन लोगों ने अपने वतन का दिफा किया, उनकी कहानियाँ शायद हज़ारों साल तक किताबों में लिखी जाएंगी। क्योंकि जानिब से ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि मारियोपोल से हज़ारों अफराद को ज़बरदस्ती रूस ले जाया गया। रूसी वज़ीर दिफा ने बयान में कहा है कि मॉस्को फौज यूक्रेन के फौजी तनसीबात पर हमला जारी रखे हुए है। मिसाइल हमलों के दौरान 73 यूक्रेनी तैयारों ने निशाना बनाया। इनमें 2 मिसाइल और 1 हथियारों का डिपो था। रूस ने दावा किया है कि अब तक यूक्रेन के 140 तैयारे, 106 हेलीकॉप्टर, 498 ड्रोन्स, 254 फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल सिस्टम, 2397 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ, 261 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, 1038 शूटर्स और 2244 निजी फौजी गाड़ियाँ मार्टर से तबाह कर दी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीन एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि मज़ीद 51,000 यूक्रेन शहरियों ने अपना मुल्क छोड़ दिया है और अब तक 50,85,000 से ज़्यादा शहरी दूसरे मुल्कों का रुख कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने रूस और यूक्रेन के सदूर को खतूत लिखे हैं, जिसमें उनसे अपने अपने दारुल हुकूमतों में मुलाकातें करने की दरख्वास्त की है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा बड़ी हद तक मुतासर हुआ है, क्योंकि जंग ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, चीन और रूस को तकसीम कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन के फौजी इमदाद के नए पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इससे क्यू की अफवाज को डोंबास के इलाके में रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं हम भारत की, जहां दिल्ली के इलाके जहांगीरपुरी में कई दिनों की कशीदगी के बाद आज सुबह दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नोटिस के बगैर जहांगीरपुरी की जामे मस्जिद जो है उसके दरवाज़ों समेत इलाके में मुसलमानों की दीगर अमलाक को मिसमार कर दिया। बताना हमें आपको ये भी है कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कार्रवाई को रोकने के फौरी अहकाम जारी किए, जिसके बावजूद कई घंटों तक इस कार्रवाई को जारी रखा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हुक्मनामे तक 2 हफ्तों के लिए तजावुज़ात के नाम पर शुरू इस गैर कानूनी कार्रवाई को रोक दिया है और अदालती हुक्म जारी करने के बावजूद ऑपरेशन जारी रखने पर बरहमी का इजहार करते हुए संजीदगी से सूरत हाल का जायज़ा लेने का इंदिया भी दे दिया है। ये जी मनाजिर भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते इसी इलाके में मुस्लिम मुखालिफ फसादात हुए जिसमें झड़पों के दौरान मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। तो इस वाक़े के बाद ही हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा ने इस इलाके में कार्रवाई का मुतालिबा करते हुए म्यूनसिपल कमेटी से कहा कि वो फसादात में मुलव्वस अफराद की अमलाक को तबाह कर दें। और आज सुबह ये अमल देखने में भी आया। बिल्कुल जी, खुद ही ये जज बने हुए हैं, खुद ही ये सज़ाएँ तजवीज़ कर रहे हैं और ख़ुद ही ये सज़ाओं पर अमल दरामद भी करवा रहे हैं और उसके बावजूद करवा रहे हैं कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट इनको मना कर रही है। चंद रोज़ कबल अगर रियासत मध्य प्रदेश की बात कर लें तो वहाँ भी हिंदुओं के एक मजहबी जुलूस के दौरान तसादुम के वाक़यात हुए थे, जिस पे हमने आपको आगाह भी किया था। और इसके बाद ज़िले इंतज़ामिया ने शहर के 5 इलाकों में मकानों और दुकानों को मिसमार करने की मुहिम शुरू कर दी थी। इसके अलावा मुल्क की कई रियासतों में लाउड स्पीकर पर अजान देने के खिलाफ भी मुहिम चल रही है। मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत से भारतीय मुसलमान अब सख्ते में हैं। कई तज्ज़ियाकार ये कहते दिखाई देते हैं कि नफरत की मुहिम और इश्तिआल अंगेज़ी एक मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा है। मामला क्या है, क्यों इतनी नफरतें बढ़ाई जा रही हैं और क्यों भाई किसी के भी ऑर्डर के बगैर, और ऑर्डर कोई कैसे कर सकता है? अगर किसी ने कोई गुनाह किया आप उसको पकड़ें, उसको जेल में बंद करें, उसको सज़ा दें, पनिश करें, आप उसके घर उसकी अमलाक तो नहीं तबाह कर सकते इस तरह से। फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें एक पैकेज में आपको दिखाते हैं। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली के इलाके जहांगीरपुरी में कई दिन से जारी कशीदा सूरत हाल के बाद मुसलमानों की अमलाक को दिन दिहाड़े मिसमार कर दिया गया। गुज़श्ता रोज दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नोटिस के बगैर जहांगीरपुरी की जामे मस्जिद के दरवाजों समेत दीगर अमलाक को मिसमार कर दिया। अपनी अमलाक को तबाह होने से बचाने के लिए मुसलमानों ने फौरी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए फौरी तौर पर इस गैर कानूनी कार्रवाई को रोकने का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस और म्यूनसिपल कमेटी ने नोटिस न मिलने का बहाना बनाकर कई घंटों तक ये अमल जारी रखा। आज होने वाली समाअत में अदालत ने हुक्म जारी करने के बावजूद ऑपरेशन जारी रखने पर बरहमी का इजहार करते हुए संजीदगी से सूरत हाल का जायजा लेने का इंदिया दे दिया। इस वक्त इलाका पुलिस के मुहासरे में है। नई दिल्ली के इलाके जहांगीरपुरी में हफ्ते को हिंदू मजहबी त्योहार के मौके पर इंतहा पसंद हिंदुओं के मुसलमानों पर हमले करने के बाद इलाके में पुरतशद्दुद फसादात फूट पड़े थे। हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा ने मंगल के रोज इस इलाके में कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा था कि फसादात में मुलव्विस अफराद की अमलाक को तबाह किया जाए और अगली सुबह ही म्यूनसिपल कमेटी बुलडोजर लेकर इलाके में तबाही फैलाने पहुंच गई। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि ये कार्रवाई गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ शुरू की गई थी और किसी के हुक्म पर ऐसा नहीं किया गया। लेकिन मकामी मुसलमानों का बयान है कि उन्हें तजावुजात के सिलसिले में पहले कोई नोटिस जारी न किया गया था और सुबह तोड़ फोड़ शुरू होने के बाद उन्हें इसका इल्म हुआ। जर्मन नशरियाती इदारे के मुताबिक हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए इक़्तिदार रियासतों में हुक्काम ने मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस नई पॉलिसी पर अमल शुरू कर रखा है, जिसके तहत वो मुसलमानों पर फसाद बर्पा करने का इल्जाम लगाकर उनके मकानात को मिसमार कर रहे हैं। इसकी इब्तदा रियासत यूपी के वज़ीर आला ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करते मुसलमानों के खिलाफ की थी। यूपी के बाद से बीजेपी वाली रियासतों में मुतादिद बार मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा चुकी है। जब भी कोई फसाद होता है तो सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान मुसलमानों का होता है, जिसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद की जाती है और फिर मुसलमानों के ही खिलाफ कार्रवाई भी होती है। चंद रोज कबल ही रियासत मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस के दौरान तसादुम के वाकयात के बाद खरकोन की ज़िले इंतजामिया ने शहर के 5 इलाकों में मकानों और दुकानों को मिसमार करने की मुहिम शुरू की थी, जिसके तहत मुसलमानों की 45 मकानात और दुकानें मिसमार की गई थी। आलमी मीडिया के मुताबिक भारत के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदू मुस्लिम तनाव अब तेजी से फैल रहा है, जिस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। खास तौर पर दारुल हुकूमत दिल्ली में इन वाकयात का होना काफी तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। फरवरी 2020 में भी नई दिल्ली में फसादात के दौरान 50 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे, जिसमें से बेशतर मुसलमान थे। दिल्ली में होने वाले 2020 के मुस्लिम मुखालिफ फसादात के बाद भी दिल्ली पुलिस ने ज्यादातर वाकयात में मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई की थी, जिनमें से बहुत से अब भी जेलों में कैद हैं। जहांगीरपुरी केस में भी मामला कुछ ऐसा ही है। हिंदू रहनुमाओं के खिलाफ केस बगैर इजाजत के जुलूस निकालने का दर्ज किया गया है, जबकि मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ सख्त कवानीन के तहत फसाद भड़काने के मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां जारी। बिल्कुल जी, गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, घर भी मुसलमानों के मिसमार किए जा रहे हैं, निशाना भी उन्हीं को बनाया जा रहा है, ज़्यादती भी उन्हीं के साथ हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी नहीं सुने जा रहे हैं। जो भी सिचुएशन रहेगी भारत के अंदर, यकीनन हम आपको
अपडेट करते रहेंगे। अभी चलते हैं बरे आज़म अफ्रीका, जहां जनूबी अफ्रीका में ख़बरें ये आ रही हैं कि सैलाब को आए 1 हफ़्ता गुजर चुका है, लेकिन इसके असरात अभी भी बाकी हैं। हुकूमत ने बदतरीन तबाही के शिकार 2 सूबों में फ़ौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं और आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक दिफाई फ़ोर्स मलबे को साफ़ करने, मुतासिरा पुलों की तामीर नौ, साफ़ पानी को फराहमी और मुनक़ता जो बिजली है उसकी लाइनों को दोबारा जोड़ने में मदद करेगी। इस काम के लिए 10,000 फ़ौजी तैनात किए गए हैं। जनूबी अफ्रीका में सैलाब से 448 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है और महकमा मौसमियात ने इसे मुल्क की तारीख की बदतरीन आफत में से करार दे दिया है। मकामी हुकाम ये कहते दिखाई देते हैं कि कई इलाकों में एक दिन में ही इतनी ज़्यादा बारिश हुई जितनी 1 माह के अंदर होती है। मजमूई तौर पर 40,000 से ज़ायद अफराद अभी भी मुतासर हैं। यहाँ पर बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। कितनी तबाही हुई है, कितने लोग अभी लापता हैं, क्या कुछ यहाँ पर फ़ौजी दस्ते जो पहुँचे हैं वो इमदाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में देखते हैं। जनूबी अफ्रीका में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में 1 हफ्ते बाद भी इमदादी कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। हलाकतों की तादाद 448 तक पहुंच गई है। रेस्क्यू इदारे के तर्जुमान का कहना है कि अब भी कई अफराद लापता हैं। इमदादी कामों के दौरान ज्यादातर लाशें तबाह घर और मिट्टी के तौदे के मलबे से मिली। कुछ लाशें सैलाबी रेले में बह जाने के बायस दूर दराज मकामात से मिली हैं। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने इमदादी कामों को तेज करने के लिए फौज की खिदमत हासिल कर ली है। 10,000 से ज्यादा जवान मलबे को साफ करने, मुतासरा पुलों की तामीर नौ, साफ पानी की फराहमी और मुनक़ता बिजली की लाइनों को दोबारा जोड़ने में मदद के लिए तैनात किए गए हैं। अफ्रीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जनूबी मशरकी शहर डरबन और क्वाज़ुलु-नाताल के इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, जहाँ सड़कें और पुल सैलाब में बह गए हैं, जिसकी वजह से मुतासरीन तक इमदादी अशिया पहुँचाने में सख्त दुश्वारी पेश आ रही है। हुकूमत की जानिब से बनाए गए रिलीफ कैंपों में पीने के पानी और खुराक की कमी का भी सामना है। खबर एजेंसी का कहना है कि सैलाब में तकरीबन 4,000 घर मुकम्मल तौर पर जबकि 8,000 जुज़वी तौर पर तबाह हुए। 40,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका के सदर का कहना है कि मुतासरा इलाकों में सबसे ज्यादा संगीन मसाइल साफ पानी, खुराक और रहाइश की फराहमी है। बेघर होने वालों के लिए आर्जी रिहाइशें फराहम करने की तैयारियां जारी हैं और तवक्को है कि इन यूनिट्स की तामीर इस हफ्ते के आखिर तक शुरू हो जाएगी। ये आफत है जिसके लिए एक बड़ी और फौरी इमदादी कोशिशों की जरूरत है। जनूबी अफ्रीका के महकमा मौसमियात ने इसे मुल्क की तारीख के बदतरीन आफात में से एक करार दिया है। मकामी हुकाम का कहना है कि कई इलाकों में एक दिन में ही इतनी बारिश हुई जितनी एक महीने में होती है। जनूबी अफ्रीका के सदर ने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा है कि आप तारीख के बदतरीन आफात में से एक का सामना कर रहे हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरे-आज़म अफ्रीका के सबसे ज्यादा सनती मुल्क के जनूबी हिस्से मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। इससे पहले रवां साल जनवरी में जनूबी अफ्रीका को 2 बड़े तूफानों का सामना करना पड़ा, जिसमें 230 अमवात हुई और 10 लाख अफराद मुतासर हुए थे। साइंसदानों के मुताबिक अब तूफान ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं क्योंकि इंसानी सरगर्मियों की वजह से दुनिया का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि दुनिया का दर्जा हरारत 1.2% तक पहले ही गिर चुका है और अब माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए दुनिया को आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में किए गए वादों की पाबंदी करनी होगी और दुनिया ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री तक महदूद करने पर फौरी काम शुरू करने की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात क्या हैं, ये आप देख रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।